सोचिए, इंसानों ने 48 साल पहले एक मशीन अंतरिक्ष में भेजी थी और हैरानी की बात, वो मशीन आज भी जिंदा है ना। बैटरी बदली गई, ना कोई मैकेनिक वहां गया और न ही उसे फ्यूल भरने कोई इंसान पहुंच सकता है। तो फिर सवाल है वॉयजर आखिर इतने सालों से चल कैसे रहा है? क्या इसमें ऐसी बैटरी लगी है जो कभी खत्म नहीं होती, या फिर कोई ऐसा जनरेटर है जिसका फ्यूल आज तक बचा हुआ है? और सोलर पैनल? वो भी नहीं, क्योंकि वॉयजर अब सूर्य से इतनी दूर निकल चुका है कि वहां सनलाइट बेहद कमजोर हो चुकी है। तो फिर उसे एनर्जी मिल कहां से रही है? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर वॉयजर किसी ग्रह, तारे या एस्टेरॉयड से नहीं टकराता तो क्या यह मशीन अरबों साल तक अंतरिक्ष में घूमती रह सकती है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वॉयजर की कहानी का वो हिस्सा जानना जरूरी है जिसकी वजह से इंसानों को 1977 में ऐसा मौका मिला था जो लगभग 176 साल में सिर्फ एक बार आता है। शुरुआत होती है 1977 से। उस समय नासा के वैज्ञानिकों के सामने एक बेहद खास मौका था। हमारे सोलर सिस्टम के 4 बड़े आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसी पोजीशन में थे कि अगर स्पेसक्राफ्ट सही रास्ते से भेजा जाए तो एक ग्रह की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट अगले ग्रह तक पहुंच सकता था। यानी स्पेसक्राफ्ट को हर बार अपना फ्यूल जलाने की जरूरत नहीं थी, प्लैनेट खुद उसे आगे धक्का देता। इसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट। सोचिए, एक ग्रह से स्पीड लो, अगले ग्रह तक पहुंचो, फिर उसकी ग्रेविटी से और स्पीड हासिल करो और इस तरह एक के बाद एक ग्रहों को पार करते जाओ। लेकिन असली ट्विस्ट, ऐसा अलाइनमेंट लगभग 176 साल में एक बार ही मिलता है। अगर नासा ने 1977 का मौका छोड़ दिया होता तो अगला मौका लगभग 2153 के आसपास आता। यानी उस समय पैदा हुआ कोई इंसान शायद अगली ऐसी प्लैनेटरी अपॉर्चुनिटी अपनी आंखों से देख ही नहीं पाता। इसीलिए नासा ने फैसला किया, एक नहीं 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएंगे। इनके नाम थे वॉयजर 1 और वॉयजर 2। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, वॉयजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया और वॉयजर 1 को उसके 15 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को। अब सोचिए, जो स्पेसक्राफ्ट पहले लॉन्च हुआ उसका नाम वॉयजर 2 क्यों, और जो बाद में लॉन्च हुआ वो वॉयजर 1 कैसे बन गया? इसका कारण लॉन्च डेट नहीं, मिशन था। वॉयजर 2 को चारों प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून के पास से गुजरना था। इसका रास्ता लंबा था। वहीं वॉयजर 1 का प्राइमरी मिशन जुपिटर और सैटर्न तक जाना था, लेकिन उसके पास एक बेहद खास टारगेट था, सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन। वैज्ञानिक टाइटन के थिक एटमॉस्फेयर को करीब से स्टडी करना चाहते थे और वॉयजर 1 को टाइटन के बेहद करीब से गुजरना था। लेकिन इस एनकाउंटर ने उसका पूरा रास्ता बदल दिया। टाइटन की ग्रेविटी की वजह से वॉयजर 1 का ट्रैजेक्टरी ऐसा बदल गया कि वह यूरेनस और नेपट्यून की तरफ नहीं जा सका, लेकिन बदले में उसे एक बड़ा फायदा मिला। उसकी स्पीड बढ़ गई और वॉयजर 1 सीधे सोलर सिस्टम के बाहर की ओर निकलने लगा। यानी 15 दिन बाद लॉन्च होने वाला वॉयजर 1 वॉयजर 2 से आगे निकल गया और आज वॉयजर 1 इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे दूर तक पहुंचने वाला स्पेसक्राफ्ट है। लेकिन यहां से कहानी और भी ज्यादा अनबिलीवेबल हो जाती है। वॉयजर आखिर कितना दूर पहुंच चुका है? पृथ्वी से चांद की दूरी करीब 3,84,000 किलोमीटर है और सूर्य लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर। लेकिन वॉयजर इन दोनों से इतनी दूर निकल चुका है कि ये डिस्टेंसेस उसके सामने छोटी लगने लगती हैं। वॉयजर 1 अब पृथ्वी से 25 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है और यह लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। वॉयजर 2 भी करीब 21 अरब किलोमीटर से ज्यादा दूर जा चुका है। अब इस दूरी को महसूस करने के लिए एक चीज इमेजिन कीजिए, अगर आज हम वॉयजर 1 को कोई मैसेज भेजें तो सिग्नल को वहां तक पहुंचने में लगभग 23 घंटे लग सकते हैं और उसका जवाब वापस आने में फिर करीब 23 घंटे। यानी सिर्फ हेलो भेजने और उसका जवाब पाने में लगभग 2 दिन। लेकिन अभी आपने वॉयजर की असली दूरी इमेजिन ही नहीं की। एक और कंपैरिजन सुनिए। मान लीजिए आज किसी तरह वॉयजर को वहीं रोक दिया जाए और हम एक मॉडर्न पैसेंजर एयरप्लेन लेकर उसकी तरफ उड़ें, जिसकी स्पीड करीब 900 किलोमीटर पर आवर हो, तो भी वहां पहुंचने में हमें लगभग 3200 साल लग जाएंगे। हाँ, 3200 साल। लेकिन वॉयजर की सबसे बड़ी मिस्ट्री उसकी दूरी नहीं है। असली सवाल अब शुरू होता है। लेकिन वॉयजर की कहानी में असली रहस्य सिर्फ उसकी दूरी नहीं है। अब आता है वो हिस्सा जिसने इसे सोलर सिस्टम से बाहर पहुंचा दिया। वॉयजर ने सोलर सिस्टम कब छोड़ा? साल 2012 में वॉयजर 1 ने एक बेहद महत्वपूर्ण सीमा पार की। यह वो क्षेत्र था जहां सूर्य का प्रभाव काफी कमजोर हो चुका था। इसके बाद वॉयजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया, यानी सूर्य के प्रभाव वाले इलाके से बाहर का अंतरिक्ष, और करीब 6 साल बाद 2018 में वॉयजर 2 ने भी यही सीमा पार कर ली। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब गैलेक्सी से बाहर जाना नहीं है। वॉयजर अभी भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही है। उसने सिर्फ सूर्य के प्रभाव वाला क्षेत्र पीछे छोड़ा है और अब वो जिस जगह है वहां सूर्य की रोशनी इतनी कमजोर है कि सोलर पैनल से प्रैक्टिकली काम की बिजली बनाना बेहद मुश्किल है। तो फिर सवाल वही, वॉयजर को पावर मिल कहां से रही है? और यहां वॉयजर की सबसे कमाल की टेक्नोलॉजी सामने आती है। वॉयजर का पावर सीक्रेट वॉयजर में
न तो सोलर पैनल्स हैं और न ही कोई पेट्रोल या डीजल वाला जनरेटर इसके पीछे लगा है। एक खास पावर सिस्टम RTG, पूरा नाम है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसके अंदर मौजूद है एक रेडियो एक्टिव मटीरियल प्लूटोनियम 238। अब सुनिए, इसका कमाल प्लूटोनियम 238 लगातार रेडियो एक्टिव डिके करता है और इस प्रोसेस में हीट पैदा होती रहती है। RTG इसी हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, यानी न कोई इंजन घूमता है, न कोई फ्यूल जलता है और न ही कोई सोलर पैनल सनलाइट का इंतजार करता है। बस रेडियो एक्टिव मटीरियल लगातार हीट देता रहता है और वही हीट धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी में बदलती रहती है। इसी टेक्नोलॉजी ने वॉयेजर को लगभग 50 साल तक जिंदा रखा है। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है, RTG की पावर हमेशा के लिए नहीं रहती। वॉयेजर की पावर लगातार घट रही है। 1977 में जब वॉयेजर लॉन्च हुआ था, उसके RTG लगभग 470 वॉट इलेक्ट्रिकल पावर पैदा कर रहे थे। लेकिन प्लूटोनियम 238 समय के साथ धीरे धीरे डिके करता रहता है, इसीलिए हर साल अवेलेबल पावर थोड़ी कम होती जाती है। और आज सिचुएशन ऐसी है कि वॉयेजर के पास सिर्फ जरूरी सिस्टम्स चलाने लायक पावर बची है। इसीलिए नासा को एक एक करके इसके कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बंद करने पड़ रहे हैं, ताकि बची हुई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल सबसे जरूरी चीजों के लिए किया जा सके। कंप्यूटर, एंटीना और कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी वॉयेजर को जिंदा रखने के लिए वैज्ञानिक लगातार उसकी एनर्जी बचा रहे हैं। अब एक मजेदार कंपैरिजन सुनिए। आज का एक साधारण स्मार्टफोन वॉयेजर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है। फिर भी स्मार्टफोन कुछ ही सालों में अपग्रेड हो जाता है, लेकिन वॉयेजर का कंप्यूटर लगभग 50 साल से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वॉयेजर के कंप्यूटर्स को स्पीड के लिए नहीं, रिलायबिलिटी के लिए बनाया गया था। वॉयेजर में 3 मेन कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। एक स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करता है, दूसरा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को संभालता है और तीसरा स्पेसक्राफ्ट के बाकी सिस्टम्स की निगरानी करता है। इन कंप्यूटर्स को रेडिएशन, एक्सट्रीम कोल्ड और दशकों तक लगातार काम करने जैसी कंडीशंस को ध्यान में रखकर बनाया गया था और यही इंजीनियरिंग आज वॉयेजर को जिंदा रखे हुए है। लेकिन वॉयेजर को आगे धक्का कौन दे रहा है? अब शायद आप सोच रहे होंगे, अगर वॉयेजर का इंजन बंद है तो वो आगे जा कैसे रहा है? इसका जवाब है ग्रेविटी असिस्ट। लॉन्च के समय रॉकेट ने वॉयेजर को शुरुआती स्पीड दी। इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून जैसे विशाल ग्रहों की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसकी ट्रेजेक्टरी और स्पीड को बदला गया। यानी ग्रहों ने वॉयेजर को आगे बढ़ने में मदद की। और एक बार स्पेसक्राफ्ट को इतनी स्पीड मिल गई तो अंतरिक्ष में हवा और फ्रिक्शन लगभग न होने के कारण उसे लगातार इंजन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए आज भी दोनों वॉयेजर बिना इंजन जलाए अंतरिक्ष की गहराइयों में आगे बढ़ रहे हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के रास्ते अलग क्यों हैं? अगर हम सोलर सिस्टम को ऊपर से देखें तो वॉयेजर 1 एक दिशा में निकल गया, जबकि वॉयेजर 2 दूसरी दिशा में। वॉयेजर 1 ने मुख्य रूप से जुपिटर और सैटर्न का अध्ययन किया और फिर टाइटन के पास से गुजरने के बाद सोलर सिस्टम से बाहर की ओर निकल गया। वहीं वॉयेजर 2 ने एक ऐसी यात्रा पूरी की जो आज भी ऐतिहासिक है। इसने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून चारों आउटर प्लैनेट्स का अध्ययन किया और फिर इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ निकल गया। इसीलिए अगर अचीवमेंट पॉइंट्स की बात करें तो मेरे हिसाब से वॉयेजर 2 को भी पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि उसने चारों आउटर प्लैनेट्स को करीब से देखा। वॉयेजर ने सिर्फ यात्रा नहीं की, नई दुनिया खोजी। वॉयेजर मिशंस ने सोलर सिस्टम के बारे में हमारी कई पुरानी धारणाएं बदल दी। सबसे शॉकिंग डिस्कवरीज में से एक थी जुपिटर का मून आयो। वॉयेजर ने वहां एक्टिव वोल्केनोज देखे, यानी पहली बार इंसानों को साफ एविडेंस मिला कि अर्थ के बाहर भी एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं। लगातार वोल्केनिक एक्टिविटी से भरा हुआ है और यह खोज वॉयेजर की सबसे बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट्स में से एक बन गई। इतनी दूर से अर्थ तक सिग्नल कैसे आता है? अब एक और सवाल, वॉयेजर के पास कोई मैसिव ट्रांसमीटर नहीं है, फिर अरबों किलोमीटर दूर से इसका सिग्नल अर्थ तक पहुंचता कैसे है? इसके लिए नासा इस्तेमाल करता है डीप स्पेस नेटवर्क यानी DSN। यह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद विशाल रेडियो एंटीनाजन का नेटवर्क है। इनमें से कुछ एंटीनाजस इतने बड़े और सेंसिटिव हैं कि वे वॉयेजर जैसे बेहद दूर स्पेसक्राफ्ट से आने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी वॉयेजर का सिग्नल जब अर्थ तक पहुंचता है तो वह बेहद कमजोर हो चुका होता है, फिर भी हम उसे सुन पाते हैं। लगभग 50 साल पुराना एक स्पेसक्राफ्ट अरबों किलोमीटर दूर से आज भी हमसे बात कर रहा है। लेकिन यह बातचीत हमेशा नहीं चलेगी। वॉयेजर कब हमेशा के लिए साइलेंट हो जाएगा? वॉयेजर की सबसे बड़ी समस्या अब डिस्टेंस नहीं है, पावर है। उसकी अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी हर साल कम होती जा रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 में किसी समय उसके पास इतने कम पावर रिसोर्सेज बच जाएंगे कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और फिर एक दिन अर्थ पर वॉयेजर का आखिरी सिग्नल आएगा, उसके बाद खामोशी। लेकिन ध्यान रखिए, उसकी जर्नी वहीं खत्म नहीं होगी।
सिग्नल बंद होगा, वॉयजर नहीं रुकेगा। जिस दिन वॉयजर का आखिरी सिग्नल अर्थ तक पहुंचेगा, उसके बाद भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि वहां लगभग कोई हवा नहीं, लगभग कोई फ्रिक्शन नहीं, और इसीलिए अगर वॉयजर किसी बड़े ऑब्जेक्ट से नहीं टकराता तो वह करोड़ों नहीं बल्कि अरबों साल तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रह सकता है। और शायद यही वॉयजर की सबसे खूबसूरत बात है। हम उससे एक दिन बात करना बंद कर देंगे, लेकिन वॉयजर हमसे आगे बढ़ता रहेगा। क्या वॉयजर कभी किसी दूसरे स्टार तक पहुंचेगा? अब इमेजिन कीजिए, वॉयजर 1 आज जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी दिशा में करीब 40,000 साल बाद वह ग्लीज 445 नाम के स्टार के रिलेटिवली पास से गुजरेगा। लेकिन यहाँ पास शब्द को लेकर गलती मत कीजिए, वह स्टार से लगभग 1.6 लाइट ईयर्स की दूरी से गुजरेगा। यानी करीब 15 ट्रिलियन किलोमीटर वॉयजर 2 भी लगभग 42,000 साल बाद रॉस 248 नाम के स्टार के रिलेटिवली पास से गुजरेगा। लेकिन वहां भी दूरी करीब 1.5 से 2 लाइट ईयर्स के आसपास होगी, यानी इंसानी नजरिए से ये दूरी इतनी विशाल है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। लेकिन वॉयजर अपने साथ एक आखिरी चीज लेकर जा रहा है, और शायद यही पूरी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा है, गोल्डन रिकॉर्ड। वॉयजर के साथ एक सुनहरा रिकॉर्ड भेजा गया है। इसमें अर्थ की अलग अलग साउंड्स हैं, बच्चों की हंसी, जानवरों और पक्षियों की आवाजें, अलग अलग देशों का म्यूजिक और 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स। यानी अगर कभी बहुत दूर भविष्य में किसी दूसरी सिविलाइजेशन को वॉयजर मिल जाए, तो शायद ये गोल्डन रिकॉर्ड उन्हें बताएगा कि कभी इस विशाल यूनिवर्स में एक छोटे से नीले ग्रह पर इंसान नाम की एक सिविलाइजेशन रहती थी। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने अपने ग्रह से एक छोटा सा संदेश उठाया और उसे सितारों की तरफ भेज दिया। इसलिए वॉयजर सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं है, ये शायद इंसान का सबसे दूर तक पहुंचा हुआ संदेश है। एक ऐसी मशीन जो एक दिन अर्थ से हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, लेकिन अंतरिक्ष में अपनी यात्रा शायद अरबों साल तक जारी रखेगी। अगर आपको मौका मिले तो आप वॉयजर के गोल्डन रिकॉर्ड पर इंसानों की तरफ से कौन सा संदेश भेजना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताना।